आज का विषय बोल्शेविक मेंशेविक। ये नाम नहीं सुने हैं तो मैं क्या कहूँ, सुने होने चाहिए थे। अक्टूबर क्रांति, रूस की क्रांति, महान रूसी क्रांति 1917 1917। बोल्शेविक का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग अगर कहें तो बोल्शेविस्ट भी अंग्रेजी में कहते हैं, रेडिकल, फार लेफ्ट, रिवॉल्यूशनरी, मार्क्सिस्ट फैक्शन फाउंडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। विकिपीडिया की परिभाषा है। व्लादिमीर लेनिन द्वारा इसकी नींव डाली गई। ये घोर वामपंथी, उग्रवादी, रेडिकल, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी धड़ा, फैक्शन माने धड़ा है, जो कि बोल्शेविक कहलाते हैं। इसके बाद इसमें से मेंशेविक अलग निकल गए, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं। मेंशेविक का मतलब है माइनॉरिटी। मेंशेविक का मतलब भी समझ लीजिए, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, मेंशेविक ऑल्सो नोन एज माइनॉरिटी ऑफ पीपल वर वन ऑफ द डोमिनेंट फैक्शंस इन द रशियन सोशलिस्ट मूवमेंट, द अदर्स बीइंग बोल्शेविक्स एंड दीज बीइंग मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक और मेंशेविक एक तरह से दो पार्टी के दो हिस्से हैं। बोल्शेविक पार्टी ने मुख्य तौर पर क्रांति की थी। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, इनका पूरा नाम है व्लादिमीर VLADIMIR, व्लादिमीर इलिच ILYCH, इलिच लेनिन। सिर्फ लेनिन के नाम से इन्हें जानते हैं। तो ये जो हैं 1870 से 1924 इनका जीवन काल है। लेनिन नाम ही इनका फेमस है। सोवियत संघ के बनाने में इनका मुख्य भूमिका है इनकी। वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया था। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने पूरे सोवियत संघ पर राज किया और सोवियत संघ का निर्माण किया, महान अक्टूबर क्रांति को अंजाम दिया। तो आगे चलते हैं बोल्शेविक के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप यही आर्टिकल हिंदी में तलाशते हैं तो आपको लगभग कुछ नहीं मिलता। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का वो पक्ष बोल्शेविक पार्टी कहलाया जो दूसरे पक्ष की अपेक्षाकृत पक्ष से उग्र था। विकिपीडिया में बहुत 10 लाइनें लिखी हुई हैं कुल मिला के, हिंदी में, अंग्रेजी में भरपूर है। बुर्जुआवाद के विरुद्ध सीधी क्रांति में ये वर्ग विश्वास करता था। बुर्जुआवाद क्या होता है? बुर्जुआ का बुजुर्ग से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक का, नियरेस्ट न फारदेस्ट कोई संबंध नहीं है। बुर्जुआ का मतलब होता है बोर्जुईज, अंग्रेजी में है BOURGEOUESE, बोर्जुईज। इसका मतलब होता है धनिक वर्ग, सताने वाला वर्ग, हैरेसमेंट करने वाला वर्ग, सर्वहारा वर्ग को जो सताता है। सर्वहारा यानी जो गरीब, निर्धन, मजदूर, किसान है, वो सर्वहारा है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रोलेटेरिएट, PROLETARIATE, प्रोलेटेरिएट। हिंदी में कहते हैं सर्वहारा। इसको जो सताता है वो बुर्जुआ कहलाता है, बोर्जुईज। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं संपन्न वर्ग। अंग्रेजी में कहते हैं हैव्स, HAVES, हैव्स, और हैव नॉट्स कहते हैं उन्हें जो गरीब हैं, सताए गए हैं। बुर्जुआ की हिंदी बुर्जुआ ही रखी गई है, उसके लिए कोई अलग शब्द नहीं मिला है। मार्क्सवादियों ने ये शब्द प्रयोग किया। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में की गई थी। 9 मार्क्स के अनुयायियों ने की थी। मार्क्सवादी आंदोलन की श्रृंखला जो है श्रमिक मुक्ति संघर्ष संघ की स्थापना के साथ 1883 में प्रारंभ हो गई थी। ये प्रथम इंटरनेशनल संघ था। इंटरनेशनाले कहते हैं उसको, इंटरनेशनल की स्पेलिंग में ई और लगा देते हैं, इंटरनेशनाले। ये मार्क्स और एंगल्स के दर्शन का प्रचार करना था। कोई एंजल्स पढ़ता है, कोई एंगल्स पढ़ता है। मार्क्स के मित्र थे, हालांकि बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन मार्क्स के दोस्त थे और सर्वहारा क्रांति की में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये बहुत सारे जगहों पर ये फैल गया आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। तो बोल्शेविक पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया। निकोलाई इलिच लेनिन जो हैं, उन्होंने
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे अधिक प्रभावी नेता थे। इन्होंने एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था, बोल्शेविक न्यूज़ नाम था उसका। बोल्शेविक न्यूज़ का नाम बदल के हो गया इस्क्रा, इस्क्रा, ISKRA, इस्क्रा, जिसका नाम होता है चिनगारी, मतलब होता है चिनगारी। फिर 1903 में फूट पड़ गई और दो भाग हो गए, बोल्शेविक बहुमत के और मेंशेविक अल्पमत के। बाद में दोनों बोल्शेविक और मेंशेविक कहलाए, जिनका नेतृत्व लेनिन ने बोल्शेविक का नेतृत्व किया और मेंशेविक का नेतृत्व किया किसने? मारतोव ने। मारतोव, मारतोड़ नहीं, मारतोव। इस समय ट्राटस्की बड़े ढीले ढाले ढंग से मेंशेविकों से जुड़े हुए थे। ट्राटस्की बहुत फेमस नाम है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ट्राटस्की नाम सुनना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें बड़ी चर्चा में आएंगी, ये तय बात है, और एग्ज़ाम में आएंगी, जब चर्चा में आएंगी तो, क्योंकि ये समय वही चल रहा है। पूंजीवाद के विरुद्ध बहुत सी ताकतें खड़ी हो रही हैं, और हालांकि वो पूरी तरह खड़ी नहीं है, पुतिन बहुत प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो ये बराबर चर्चा में है, और ये अंडर करेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ये जान लीजिए। दोनों पक्ष जो थे, बोल्शेविक और मेंशेविक, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के अधिवेशनों में भाग तो लेते रहे, लेकिन मन से जो है मेंशेविक नहीं जुड़े। मेंशेविकों को पार्टी से निकाल दिया गया फाइनली 1918 में प्राग अधिवेशन में, PRAGUE, प्राग अधिवेशन में उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध सीधे संघर्ष और सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का नारा दिया। जब 1917 की क्रांति सफल हो गई तो ये उस क्रांति का नाम ही यही था, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की हम स्थापना करेंगे। सर्वहारा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। द प्रोलेटेरिएट हैव नथिंग टू लूज बट चेन्स। इनके पास जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और मार्क्स के झंडे तले, मार्क्सवाद के झंडे के तले इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सबका सब कुछ बिगाड़ सकते हो। स्पष्ट निर्देश थे। बोल्शेविकों ने सीधा सीधा अधिनायक तंत्र का नारा दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पूरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अधिनायक तंत्र के खिलाफ है, यानी कि जो है तानाशाही के खिलाफ है। लेकिन मज़दूरों को लुभाने के लिए कहा गया कि आगे जो साम्राज्य आएगा वो अधिनायक तंत्र होगा, दैट विल बी द डेस्पोटिज्म ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ये प्रोलेटेरिएट का, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र होगा। खुश हो गए बेचारे कि हमारा राज आने वाला है। कई मजदूरों का राज नहीं आया। 1917 से लेकर 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, किसी मजदूर कोई राज नहीं आया। कहने को तो ये सभी मजदूर थे, ऐसे तो हमारे लालू यादव भी जो है बहुत ही सामान्य परिवार के थे, और मोदी जी जैसा कि कहते हैं कि चाय की दुकान थी उनकी, और ऐसी बातें, तो सर्वहारा ही हुए सभी, सब जगह सर्वहारा का ही अधिनायक तंत्र है। तमाम लोग हैं। हमारे यहाँ एक गाज़ियाबाद मंत्री जी थे, दूध बेचा करते थे। कोई चाय बेचता है, कोई दूध बेचता है, कुछ भी। इसका मतलब सीधी बात यह है कि ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। तो ये रूस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी उन्होंने कोई ऐसी तोप नहीं चलाई थी कि जो है ऐसा हो कि सीधा सर्वहारा वर्ग उठ के ऊपर आ गया हो। ये तो विश्व में हर जगह आता है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पर जो गरीब निर्धन वर्ग है उठकर पूरा जो है भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये रूसियों के जो ढकोसले हैं, जो कम्युनिस्टों के, ये वास्तव में व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद नहीं है। आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं कि कम्युनिस्टों का ये नारा एक खोखला नारा है, क्योंकि यदि लोकतंत्र का, अगर वास्तविक लोकतंत्र है, तो कोई भी व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति, लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है, चाहे वो न्यायाधीश के पद हों या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद हों। इसलिए हम बोल्शेविकों की ये बात एक व्यर्थ की बात है। संपूर्ण क्रांति जो हुई 1917 में, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। इसके बाद जो है रूस का इतिहास ही पार्टी का इतिहास है, ये कहा गया। भारत में बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 5वें दशक में मार्क्सवादी लेनिनवादी तत्वों ने की थी। यहाँ भी बोल्शेविक पार्टी की स्थापना हुई थी भारत में। ये जानने योग्य बात है कि भारत में, लेकिन यहाँ पर वो कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई। आज भी CPI CPM वगैरह हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। तो ये इसमें विशेषता है बोल्शेविक और मेंशेविक की। एक दो बातें और बता रहे हैं, देखते रहिए।
इनका एक स्प्लिट और महत्वपूर्ण है, स्प्लिट बिटवीन लेनिन एंड बोगदानोव। बोगदानोव जो है BOGDANOV 1908 से 1910, अलेक्जेंडर बोगदानोव, लेनिन और इनके बीच में एक स्प्लिट हुआ, यानी कि एक बंटवारा हुआ। इसमें जो मुख्य बात हम आपको बता देते हैं, इस बंटवारे में एक तरह की नींव पड़ गई थी कि बोल्शेविक पार्टी बहुत मजबूत पार्टी होकर उभरेगी, क्योंकि जितने विरोध की उम्मीद थी बोल्शेविक पार्टी से उतना विरोध सामने नहीं आया और मेंशेविक्स जो है अल्पमत में रह गए। और फाइनली ये हुआ कि मेंशेविक्स की बहुत ज़्यादा कोई से नहीं रह गई। आगे चल के हालांकि मेंशेविक काफ़ी वो दिखाई दिए, प्रखर दिखाई दिए, वो बात हम बताने जा रहे हैं। 1917 के बाद जब चुनाव हुए थे तो उसमें जो मेंशेविक पार्टी है उसको टोटल वोटिंग के 3.2% वोट ही मिले थे और मेंशेविक्स जो हैं इनका प्रतिशत काफ़ी कम रहा। कुछ प्रांतों में इन्हें पसंद किया जाता था, जैसे कि जॉर्जिया में। मेंशेविक्स जो है वार कम्युनिज्म को अपोज करते थे। एक्चुअली क्या है, लेनिन का नारा था एक देश में एक क्रांति, धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में क्रांति। मेंशेविक इसको पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे सारे देशों में एक साथ क्रांतियाँ हों एक साथ में। ये मुख्य बात है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दी यहाँ पर जो मेरे सामने मटेरियल है, क्योंकि मैंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक है थिंकर्स की, उसमें पॉलिटिकल साइंस की थिंकर्स की बुक है, 4 पार्ट में है वो बुक जो है, अभी मुझे राइटर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में और कार्ल मार्क्स के बाद पोस्ट मार्क्सिस्ट के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। जेपी सूद की किताब है और 4 खंड में वो किताब है। पॉलिटिकल साइंस के ही लोग पढ़ें, बाकी लोगों को पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। अरे एक्सेल बैच अगर ज्वाइन कर लें तो आपको सारे थिंकर और सारे किसी किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेल बैच हमारा जो है उसके अंदर EXCLL एक्सेल एक्स कहते हैं उसे, तो उस बैच में तो इतने थॉट दिए गए हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के थॉट कम पड़ जाएंगे। तो ये एंटी लेनिनिज्म भी था इनका नारा, लेनिन का विरोध करना इनका मुख्य नारा था। तो फिर क्या ये मार्क्स के विरोधी थे? नहीं, ये नव मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी क्या होते हैं, नव मार्क्सवादी क्या होते हैं? एक्चुअली मार्क्सवादी जो हैं वो विश्वास करते हैं मार्क्स के सिद्धांतों में, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, ऐतिहासिक भौतिकवाद में, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, निगेशन ऑफ निगेशन की थ्योरीज़ में। अभी अगर नहीं पता है तो अभी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिलेबस बैच नहीं है ये और फाउंडेशन भी नहीं है और प्लेटिनम और गोल्ड तो है ही नहीं। इनको आप स्वयं पढ़िए। तो ये इनमें विश्वास करते हैं और इसके अतिरिक्त जो है मुख्य तौर पर जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के समर्थक हैं। लेकिन जो नव मार्क्सवादी हैं वो ये मानते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, इसे लानी पड़ती है और इसको लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो पूंजी से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि मार्क्सवादी लोग जो हैं पूंजी से इनकार करते हैं, कहते हैं पूंजी की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स के जो मानने वाले हैं वो मानते हैं कि सोशलिज्म आएगा और राज्य विदर्भे हो जाएगा। विदर्भे होने का मतलब बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेंशेविक्स मानते हैं कि नहीं, राज्य विदर्भे नहीं होगा, राज्य तो रहेगा, राज्य तो ज़रूरी नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर, सीधी बात ये। इसके अलावा इसी के साथ में सिंडिकलिज्म भी आया। ये हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि सिंडिकलिज्म यानी कि श्रम संघवाद वो भी आया साथ में। इसके अतिरिक्त एक और बात आया जिसमें कि जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांति तो होके रहेगी। क्रांति कब होती है कार्ल मार्क्स के अनुसार? जब स्वयं मैं वर्ग स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है सताए जाने के परिणाम स्वरूप। ड्यू टू कोएर्शन व्हेन द क्लास इन इट्स सेल्फ बिकम्स क्लास फॉर इट्स सेल्फ, तो फिर क्रांति के बीज बो दिए जाते हैं। क्रांति की पूरी तैयारी हो जाती है और क्रांति हो जाती है, घटित हो जाती है, हैपन हो जाती है। लेकिन जो लुई कोजर का वर्ग है, लुई कोजर LUIS, लुइस कोजर COSER, ये लोग ये मानते हैं कि संघर्ष विचारधारा तो ठीक है, लेकिन संघर्ष सदैव विनाशकारी नहीं होता। संघर्ष कई बार संरचनात्मक भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, यानी कि जो है वो संरचना पैदा करता है, एक नई संरचना पैदा करता है। वो सही बात है, जब संघर्ष होता है तभी नई संरचना पैदा होती है। खुद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि थीसिस के ऊपर वार करती है एंटीथीसिस, तो बनती है सिंथेसिस। तो खुद ही कह गए अपने आप में संरचना बनती है।
तो ऊपर से वो मानते हैं कि संघर्ष तो इनएविटेबल है, वर्ग संघर्ष सदैव होके रहता है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हिदर टू इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, ये सब बातें वो कह चुके हैं। लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं कि संघर्ष का परिणाम सकारात्मक भी होता है। वो कहते हैं कि विनाश करना, बातें दोनों की सही है। मार्क्स कहते हैं विनाश होता है किसका, जो अत्याचारी है, लेकिन लुई कोजर कहते हैं कि संरचना होती है किसकी, जो अच्छा है। दोनों की बात एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। देखने में लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन विरोधी है ही नहीं, दोनों संघर्षवादी विचारधाराएं हैं फिलहाल। तो समझ में आ गया ना? इसी तरह समझिए और थोड़े बड़े बैचेस के लिए ट्राई करिए, प्रयास करिए, और तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली तैयारी होती क्या है। थैंक यू।